गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 9th क्लास सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसका लिंक मैंने आपको भेजा था और आपने देखा होगा, तो उसके बेसिस पे हम टैक्स प्रॉब्लम्स करेंगे। मैटर के बारे में आप जानते हो और अब आप पढ़ोगे कि मैटर प्योर और इम्प्योर कैसे है। तो चैप्टर जिस पे है उसी का फर्स्ट क्वेश्चन उसी बात पे है, व्हाट इज़ मेंट बाय अ प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होती हैं, जैसे यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एक जैसे पार्टिकल से बना कोई सब्सटेंस प्योर होता है। इसका एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ एक चीज़ बनाई है। आंसर 1, मैंने एक आयरन का पीस लिया है और मैं कह रही हूँ कि इसमें जितने भी ये पार्टिकल्स हैं आयरन के ही हैं, मतलब ये सारे ही पार्टिकल्स सेम हैं। सेम का मतलब कि ये पार्टिकल्स जो हैं इनका मास, साइज़, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इन सब एटम्स की सेम ही होंगी। एलिमेंट्स जितने भी होते हैं वो प्योर होते हैं। एलिमेंट्स मतलब कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और बहुत सारे मैग्नीशियम वगैरह 118 से ज़्यादा हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो ये सब प्योर हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं। इनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो बाय सिंपल मीन्स। हालांकि एलिमेंट्स में जो एटम्स हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं, आप पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स में। लेकिन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स जैसे हमने पढ़े हैं सोडियम कार्बोनेट और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट और भी बहुत सारे कंपाउंड्स, या फिर मॉलिक्यूल्स जैसे H2 है, ये हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल है, H2O है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो ऐसी चीज़ें जिनमें आप बोल दीजिए कि सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसे होंगे, सेम काइंड के होंगे, उनको हम प्योर बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर भी वही दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ तक, क्योंकि ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। सल्फर इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड सल्फर एटम्स, देयरफॉर सल्फर इज अ प्योर सब्सटेंस। एक्चुअली सल्फर भी एलिमेंट ही है ना। तो ये जितने भी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब प्योर होते हैं। प्योर मतलब जिसमें एक तरह के पार्टिकल्स हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, list the points of differences between homogeneous and heterogeneous mixtures। अच्छा, प्योर सब्सटेंसेस अपोजिट क्या होगा? इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस का मतलब हमारे पास ये है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मिलावट है, जैसे आप बोलें कि हाँ जी कंकड़, पत्थर या कुछ उस तरह का नहीं। साइंस के टर्म में इम्प्योर का मतलब ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो हम उनको मिक्सचर्स बोल देते हैं। और मिक्सचर्स भी हमारे पास दो तरह के हैं, होमोजीनियस और हिट्रोजेनस मिक्सचर। मिक्सचर्स को हम इम्प्योर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बात करती हूँ वाटर की, मैंने वाटर को बोला कि ये प्योर है क्योंकि मुझे पता है वाटर में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो वाटर के होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ टैप वाटर की, तो टैप वाटर में मैं उसको बोलूँगी इम्प्योर। क्यों भाई? उसमें बहुत सारे मिनरल्स और दूसरी तरह के आयंस या क्लोरीन भी डाल सकते हैं, तो इम्प्योर हो जाएगा। या तो और लिखिए कि जैसे वाटर की जगह मैं बना दूँ पानी, तो प्योर हो गया। अब नींबू पानी में आपके पास क्या आ जाएगा? नींबू पानी में आएगा, देखो सॉल्ट आएगा, शुगर आ जाएगा, नींबू आ जाएगा, है ना, लेमन आ जाएगा, और पानी मतलब वाटर आ जाएगा। तो देखो कितने सारे इसमें आपके पास और चीज़ें आ गई। वाटर मॉलिक्यूल, नींबू, सिट्रिक एसिड, शुगर, एक तरह आप सुक्रोज समझ सकते हो, ग्लूकोज, सॉल्ट, NaCl। तो बहुत सारी चीज़ें मिल गई, तो वो मिक्सचर हो गया हमारे लिए। हालांकि आप बोलोगे हमने नींबू पानी बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, लेकिन साइंस के टर्म में हम बोलेंगे कि नहीं, वो इम्प्योर है, वो एक तरह के पार्टिकल से नहीं बना हुआ है। उसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, उसमें शुगर के पार्टिकल्स हैं, उसमें सिट्रिक एसिड के पार्टिकल्स हैं, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस तरह से। अच्छा, अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स।
होमोजेनियस मिक्सचर्स आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है, होमो मतलब एक जैसा कंपोजिशन वाला मिक्सचर, हिट्रोजीनियस डिफरेंट तरह का कंपोजिशन। तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट वो यही है, होमोजेनियस मिक्सचर हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, अ heterogeneous mixture does not have uniform composition throughout its mass। कहने का मतलब होमोजेनस मिक्सचर को आप नीक डाई से उसकी कंपोजिशन आपको एक जैसी लगेगी, यूनिफॉर्म लगेगी, जैसे आप स्कूल में एक यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, सब एक जैसे लगते हैं दूर से, वैसे जैसे नींबू पानी की बात करी या फिर नमक वाले पानी की बात कर लूँ, मैं सॉल्ट सोल्यूशन की बात कर लूँ, तो सॉल्ट सोल्यूशन में मैंने पानी और नमक मतलब H2O और वाटर मतलब वाटर और NaCl मिला रखा है, ये आ गया सॉल्ट सोल्यूशन। तो सॉल्ट सोल्यूशन में मैंने वाटर प्लस NaCl मिला रखा है, तो ये एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस मिक्सचर ये क्यों होगा, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जब मैं नमक और पानी को मिलाती हूँ तो मुझे मिलाने के बाद, घोलने के बाद मुझे पता नहीं होता कि वाटर के पार्टिकल्स और सॉल्ट पार्टिकल्स डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, वो एक जैसा दिखता है। उसी की जगह अगर मैं पानी में चॉक पाउडर मिला दूँ, हालांकि ये भी कंपाउंड होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये ब्रैकेट्स लगाई हैं, तो ये क्या होगा, ये एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों, क्योंकि अगर मैं चॉक मिलाती भी हूँ पानी में तो चॉक के पार्टिकल्स को मैं वाइट अलग से देख सकूँगी, ठीक है, और थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल बैठना भी शुरू हो जाएंगे। अगर नमक वाले पानी को मैं छोड़ूंगी तो नमक कभी भी नीचे नहीं बैठता है, जब तक ज़्यादा ना हो जाए सॉल्यूट, है ना, मतलब जब तक ज़्यादा नमक ना हो जाए। तो अगर हमने प्रॉपरली नमक पानी में घोल रखा है तो होमोजेनियस मिक्सचर, और अगर हमने चॉक पाउडर मिला रखा है तो हिट्रोजीनियस, क्योंकि उसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्म नहीं हैं, हमें अलग दिख जाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट भी यही है, homogeneous mixture has no visible boundaries of separation between the various constituents। उनमें हम बाउंड्रीज नहीं देख पाते, हम उसमें कोई सेपरेशन नहीं देख पाते, और यहाँ पर आ जाएगा कि उसमें हम देख पाते हैं। A heterogeneous mixture has a visible boundaries of separation between the various constituents। The constituents of a homogeneous mixture cannot be seen easily। हम constituents को ऐसे ही नहीं देख पाएंगे, और यहाँ पर हम इजीली देख पाएंगे। इसके एग्जांपल भी आप दे सकते हो, जैसे सॉल्ट सोल्यूशन बोला, शुगर सोल्यूशन बोला, और यहाँ पर आप लिख सकते हो हिट्रोजीनियस मिक्सचर में कोई सा भी, जैसे मैंने अभी चॉक और वाटर का एग्जांपल दिया, या मैं आयरन फिलिंग्स और सल्फ़र को मिला दूँ, है ना, सल्फ़र येलो कलर का होता है, आयरन फिलिंग्स लोहा हो गया, उन दोनों को मिक्स कर दूँ, हालांकि दोनों एलिमेंट हैं, प्योर सब्सटेंसेस हैं, बट जब वो दोनों मिक्स हो जाएंगे ऐसे ही रैंडमली तो वो इम्प्योर सब्सटेंस बनाएंगे और हिट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन यही है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हिट्रोजेनियस मिक्सचर्स विद एग्जांपल। तो एग्जांपल्स हमने करने हैं, तो एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। एक और आप देख लीजिए, अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर दो तो नहीं पता चलता कहाँ अल्कोहल है कहाँ वाटर, सब एक जैसा लगता है। इनको सॉल्यूशंस बोलते हैं, याद रखिएगा, इनको सॉल्यूशंस बोलते हैं। हिट्रोजीनियस मिक्सचर का एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, एयर। एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आपके पास होती है नाइट्रोजन, होती है हीलियम, होती है कार्बन डाइऑक्साइड, पर आपको डिफ्रेंशिएट नहीं होता। एयर आपके आसपास है, आप उसको हिट्रोजीनियस नहीं होमोजेनियस मिक्सचर बोलोगे। क्यों, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स इतने सारे हैं अलग अलग गैसेस के, बट हमें डिफ्रेंशिएट नहीं होते, हमें एक जैसे लगता है। एयर हमें एयर मतलब सिंपल दिखती भी नहीं है और एक जैसी लगती है। दूसरा, हिट्रोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स अगर देखें, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हमने ऊपर कर लिया है, सस्पेंशन ऑफ चॉक इन वाटर, ये तो मैंने ही बता दिया आपको। दूसरा, पेट्रोल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर। ऑयल वाटर मतलब ऑयल और वाटर आपको सेपरेट दिख जाएगा, ऑयल की लेयर ऊपर दिखेगी और वाटर की नीचे दिखेगी, तो वो भी हिट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। हालांकि पेट्रोल्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और वाटर का H2O, दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस हैं, बट अगेन दोनों मिक्स होकर इम्प्योर या हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स बना रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, हाउ आर सोल्स एंड सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये तीनों टर्म्स आपने पढ़ी होंगी। सोल टर्म यूज़ करते हैं कोलाइड्स के लिए, किसके लिए, कोलाइड्स के लिए। सोल्यूशन टर्म्स मैंने अभी बताई आपको किसके लिए यूज़ करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स के लिए। और सस्पेंशन किसके लिए करते हैं, सस्पेंशन हम करते हैं
हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स के लिए, सॉल्यूशन होमोजीनियस, सस्पेंशन हिट्रोजीनियस, और सोल्स आते हैं इन दोनों के बीच में, मतलब कोलाइड्स। चलिए अब इनके डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं इसके। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट या ट्रू सॉल्यूशंस का तो फर्स्ट पॉइंट आप देख ही रहे हो, अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशंस होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं और अभी हमने एक्सप्लेन किए हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। सस्पेंशन हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, अभी डिस्कस किया कैसे होते हैं वो, बाउंड्रीज दिखती हैं, है ना, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और उससे उल्टा यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कोलाइड्स, कोलाइड्स बीच में आते हैं सॉल्यूशंस और सस्पेंशन के बीच में। अब कोलाइड्स या सोल्स क्या हैं, ये देखने में होमोजीनियस है। अ सोल अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज़ हिट्रोजीनियस। मतलब हम जब नेक्ड आई से देखेंगे तो ये होमोजीनियस लगेंगे बट होते ये हिट्रोजीनियस हैं। ओके, जैसे मिल्क, ब्लड, ब्लड और मिल्क, है ना, ये दोनों कोलाइड्स में आता है। मिल्क देखने में कैसा लगता है, मिल्क दिखता है कि यार मिल्क है पूरा वाइट वाइट, हमें तो वैसा दिख रहा है, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उसमें, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको लगेगा नहीं, इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसमें तो फैट्स हैं, इसमें तो प्रोटीन्स हैं, इसमें कैल्शियम के पार्टिकल्स हैं, तो इट इज़ अ हिट्रोजीनियस। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जब आप ये चीज़ लिखते हो तो चीज़ों को भी पता चलता है कि नहीं इनको पता है। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ही सॉल्यूशन, हालांकि सॉल्यूशन जो है वो भी एक मिक्सचर है, लेकिन दोनों के मिक्सचर्स के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे NaCl और वाटर का मैंने एग्जांपल लिया था, तो इनके पार्टिकल्स इतने स्मॉल हैं और आपस में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये मिक्सचर है ना। तो इनके जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है, 1 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। इनके पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो इनसे थोड़ा बड़ा होता है और इनसे थोड़ा छोटा। जैसे यहाँ पर 100 नैनोमीटर बता रहे हैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स का, और हमें ईजिली वो दिख जाते हैं आई से। तो इनका क्या होता है, इनका 100 to 1 नैनोमीटर के बीच का डायमीटर होता है, तो बहुत ईजी सा है। 1 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, और इनका 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर पार्टिकल्स का साइज़ होता है पार्टिकल्स का। मतलब ये हमें दिखते नहीं हैं आई से, ये हमें आई से दिख जाते हैं, और इनको हम आई से नहीं देख सकते लेकिन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, है ना। इनको तो माइक्रोस्कोप से देखना भी बड़ा मुश्किल है। जैसे थर्ड पॉइंट वही है, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इनके हम माइक्रोस्कोप के साथ देख सकते हैं, पावर माइक्रोस्कोप के साथ, और इनके तो हमें ऐसे ही दिख जाते हैं, है ना, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है पार्टिकल्स का। जो दो हमने मिक्सचर बनाए हैं उनके पार्टिकल्स का साइज़ इतना बड़ा है कि सेपरेशन दिखती है। यहाँ पर देखो, अगर नमक के पानी को मैं फ़िल्टर पेपर या छानी से छानूँ तो ईजिली छन जाएगा, ये भी छन जाते हैं ना। तो पार्टिकल्स ऑफ द सोल कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। और यहाँ पर तो फिल्टर पेपर लगाओ या छन्नी लगाओ तो चॉक पाउडर तो छन्नी में ही रह जाएगा और पानी नीचे चला जाएगा, तो इनकी सेपरेशन बहुत ईजी है। या मड वाला वाटर, मडी वाटर, ये सस्पेंशन में ही आएगा, तो मड जैसे होगी वो फिल्टर पेपर में बैठ जाएगी या छन्नी में बैठ जाएगी और पानी नीचे आ जाएगा। यहाँ पर फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं और यहाँ भी पास हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत स्टेबल होते हैं। हम नींबू पानी एक बार घोल के रख दें तो या नमक वाला पानी, तो वो स्टेबल ही रहेगा, वो उसके पार्टिकल्स अलग नहीं होंगे। इसके भी नहीं होते हैं, बट आगे आप पढ़ोगे कि आप कुछ प्रोसेसेस कर जैसे मान लीजिए हम पानी को ही बॉईल करते हैं, तो मिल्क को बॉईल करते हैं, पानी नहीं मिल्क को बॉईल करते हैं, तो उसमें ऊपर एक फ़ैट की लेयर जम जाती है ना, तो बॉइलिंग। या फिर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो मक्खन निकल आता है, मतलब छोलते हैं चीज़ों को। तो प्रोसेसेस से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, इनको तो नहीं कर सकते। ये बहुत स्टेबल हैं, ये थोड़े स्टेबल हैं, और ये तो हम कैसे भी सेपरेट कर सकते हैं। अगर मडी वाटर को या चॉक पाउडर को पानी मिला हुआ है उसमें थोड़ी देर हम वैसे ही रखें तो कुछ ज़रूरत नहीं है हमें, वो अपने आप बैठ जाती है, चॉक और मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तो ये तो ईज़िली सेटल्ड हो जाते हैं, अनस्टेबल मिक्सचर्स हैं। उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रू सॉल्यूशंस जो हैं वो टेंडल इफेक्ट दिखाते हैं, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट
अगर इनसे हम लाइट पास करवाएं तो स्कैटर नहीं होगी, फैलेगी नहीं, है ना। यहाँ पर थोड़ा बहुत फैल सकता है लेकिन इतना नहीं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स का साइज़ भी छोटा है। और यहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे आप लोग कभी देखते हो कि हमने डस्ट या झाड़ू दे रखा है और एक कहीं से बीम ऑफ लाइट या सन की लाइट आ रही है कहीं झरोखे से, मतलब कहीं छेद से, तो वो आपको फैली हुई लगती है लाइट, तो दैट इज़ टैंडल इफेक्ट, है ना। तो टैंडल इफेक्ट में मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फैलना, तो इसमें हो जाता है, इसमें भी नहीं होता और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये इसके पॉइंट्स हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। पहली बात तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है व्हेन नो मोर सोल्यूट इज एडेड इन सॉल्वेंट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब मैं आपको समझाऊँ तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सॉल्यूट हमने लिया है, जैसे मान लो 1 गिलास सॉल्यूट, सॉल्वेंट हमने लिया है 1 गिलास पानी, सॉल्यूट हमने लिया 1 नमक का चम्मच, हमने घोला, घुल गया 1 गिलास पानी में, मैंने 1 और चम्मच नमक का डाला, वो भी घुल गया, तीसरा चम्मच वो नमक का नहीं घुल रहा उस 1 गिलास पानी सॉल्वेंट में, तो वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब नो मोर, अब सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो रहा, मैं नो मोर सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जैसे ही उस पानी को मैं गर्म करूँगी तो वो चीनी या जो नमक मैं डाल रही हूँ वो घुल जाएगा। अगर आपने देखा होगा तो जैसे गर्म पानी में हम चीनी डालें तो एकदम से घुल जाती है, क्योंकि टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? व्हेन नो मोर सोल्यूट इज एडेड इन द सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये आंसर बहुत इजी सा है। कंसंट्रेशन निकालने के लिए बिल्कुल बहुत सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, 36 ग्राम और सोडियम क्लोराइड, मतलब 36 हमें नमक दिया है ग्राम और 100 ग्राम वाटर दिया है, मतलब ये सॉल्यूट का मास है, ये सॉल्वेंट का मास है। जैसे यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास लिख दिया। फॉर्मूला में हमें मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए, तो मास ऑफ सोल्यूशन कैसे बनेगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कैसे बनेगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन मास आ जाएगा 136 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है। मास ऑफ सोल्यूट तो हमें पहले से ही पता है, फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपना रिजल्ट निकालते हैं ना, किसी एक सब आपको निकालना है तो टोटल मास और जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए परसेंटेज उसका नंबर और मल्टीप्लाई बाय 100। तो वैसा ही ये फॉर्मूला है कुछ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। चलिए ऐसा क्वेश्चन और भी बाद में करेंगे हम, अभी तक इतना ही करते हैं। पेज 24 के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।